ये फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने की बात हो रही है, जिसमें 3 देश जो आपने नाम लिए वो शामिल हैं। भारत भी उसमें पार्टिसिपेट करने की अपनी इंडिकेशन दे चुका है। पाकिस्तान और चीन में मची खलबली, छठी पीढ़ी के युद्धक विमान से जुड़ी खबर। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन बनाएंगे फाइटर प्लेन, प्रोजेक्ट में सहभागी देश के रूप में शामिल हो सकता है भारत। ये कैसी खबर है सर, इसके मायने क्या? ये खबर ये है कि ये फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने की बात हो रही है, जिसमें 3 देश जो आपने नाम लिए वो शामिल हैं। भारत भी उसमें पार्टिसिपेट करने की अपनी इंडिकेशन दे चुका है, क्योंकि 5th हम यहाँ बना रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। F-35 जो बना था तो ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, स्पेन ने, सब ने कंट्रीब्यूट किया था पैसे को, क्योंकि उसके R&D में करीब $1 ट्रिलियन लगे थे और उनको इन्फोर्स किया गया था आपको खरीदना पड़ेगा, सबको नंबर्स देने पड़े थे। तो ये पहल अगर आप मुझसे पूछें एक सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी सर, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि फाइटर जेट्स के लिए दुनिया जो है कोलैबोरेट करके इसमें फ्यूचर रेडीनेस के लिए तैयार हो रही है, मिसाइल के मामले में भी क्या उसी तरह से तैयार हो रही है? नहीं, मिसाइल जबकि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपको ये नहीं लगता कि मिसाइल है? आपने बड़ी अच्छी चर्चा की है। मैं हमेशा से मिसाइल्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स के फेवर में रहा हूं, क्योंकि द मोमेंट यू पुट अ मैन इन द सिस्टम, वो सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आदमी को हमें बचाना है। लेकिन एक चीज वो जरूर देता है, वो देता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लेटफॉर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसमें आती है, वो आपके मिसाइल सिस्टम्स में लाने में अभी दिक्कत होगी, यूएवी लाने में दिक्कत होगी। तो अनदर 10 to 15 years वी हैव टू हैव अ हाइब्रिड सिस्टम। इसलिए फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट हमें इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर बाकी लोग दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। एक चीज और हार्वेस्ट होती है, जब भी आप ऐसा प्रोग्राम करते हैं, जितनी भी टॉप या थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं, वो भी आपके हिस्से में आती है। वो उसकी सब जरूरत है, वो सब में काम आती है, चाहे यूएवी का हो, चाहे वो ड्रोन का हो, मिसाइल का, हर चीज में वही काम आती है। अच्छा। क्योंकि वही प्रिसिशन चाहिए, वही आपको चिप्स चाहिए, पावर उसी तरह की चाहिए, उसी तरह का स्टेल्थ चाहिए, वो सारी चीजें आती हैं। और आपको फ्लाइंग करने के लिए जो ज्योमेट्री चाहिए वो भी वहीं से आती है। लेकिन सर ये जनरली देशों की कोशिश ये होती है कि खुद को एज इस तरीके से दिया जाए कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हम उसमें दिमाग लगाएं और हमारे पास कुछ ऐसा जो दुनिया के पास ना हो। कोलैबोरेशन के तहत जब जहां कहीं कुछ आप विकसित करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उसमें यह भी होता है कि वो नो हाउ दूसरों के पास भी पहुंचती है। ये कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाता है? देखिए, इसमें जब आप सब किसी के साथ देखिए, जो ये प्रोजेक्ट आई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन, तो इन्होंने कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया। स्पेन ने तो आपने सुना होगा F-35 को रिजेक्ट कर दिया। जो अभी जो चीज़ें आ रही हैं, और इसमें देखिए क्या हो रहा है, पूरा डिफेंस इंडस्ट्री जो हो रहा है यूरोप के अंदर आ रहा है। भारत क्यों ज्वाइन कर रहा है इसको? कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास 6 जनरेशंस के लिए बनाने के लिए नो हाउ नहीं है, हम उस तरफ जा सकते हैं। मगर आप जब इधर जाते हैं, देखिए हमने स्पेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, स्पेस में तो बहुत है, अभी भी रशिया अमेरिका साथ चल के जा रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जो सबसे बड़ी बातें की, और देखिए टेक्नोलॉजी में जब आप उसके साथ घुसते हैं, क्यों भारत आज के दिन में मिसाइल में, स्पेस में, क्योंकि हम हर एक जगह जाकर के अपनी भागीदारी निभा, और कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। आपके पास मैं आया, आपसे 4 बातें सीखी, और हम उसको जजब करके जब करते हैं आप उसको। चलिए इसका भी सरलीकरण कर देते हैं। इसमें एक बात जो खास इन्होंने बताई है, जो सरलीकरण आप पूछते हैं, आपने सबसे बड़ा सवाल ये पूछा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो बनते हैं, वो अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग कंट्रीज के बनते हैं, और इस तरीके से आपकी इंटरडिपेंडेंस रहती है। और इस तरह की अगर साझेदारी होती है तो उस साझेदारी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ब्रह्मोस देख लीजिए ना, आपने जो बताया कि मिसाइल के प्रोग्राम में ये क्यों नहीं हो रहा है, या क्या हम ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मेरा मानना बहुत क्लियर है इस मामले में। 35 की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं, हम आमका की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि हम नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दूसरों के साथ। बहुत क्लियर है कि एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सिक्योरिटी या ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स दोनों की जरूरत लगातार पड़ती रहेगी, और दोनों का प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा वर्ल्ड ओवर। तो ये साइमल्टेनियसली इस तरफ प्रगति होती रहेगी। इस बीच में ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे दर्शक आपके विश्लेषण को बहुत प्यार करते हैं, और ये खासतौर से उनमें से कुछ, जैसे मनीष शर्मा है, उन्हीं में से एक दर्शक, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव, जनरल सिन्हा, कमाल का आपका एनालिसिस होता है, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। श्याम सर भी रेगुलरली हमारे साथ हो तो उनका भी कमाल का एनालिसिस होता है। और भारत की मिसाइल शक्ति और मजबूत होगी, भारत में होगा स्पाइक मिसाइल का उत्पादन, इजराइल के साथ मिलकर बनेगी ये मिसाइल।
भारत अपनी मिसाइल शक्ति को और ज्यादा बढ़ा रहा है और मिसाइल के इस क्षेत्र में इजराइल के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वैसे दुनिया ये भी सोचती होगी सर। दर्शकों को पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत नमन। हाँ, ये बात तो है। आप लोग हम सब जो है, हमारा शो जो है वो आपकी बदौलत है। इसके लिए और अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं चार, और आप इतनी जहमत भी उठा रहे हैं कि उसको आप लिख कर बता रहे हैं, जैसे हमारे एक दर्शक जिनका नाम मैंने लिया, मनीष शर्मा, उन्होंने लिखा ये एनालिसिस उनको कमाल का लगता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर काम करना है तो फिर ईरान का बड़ा नाम है, उसके साथ क्यों नहीं? ईरान के, देखिए ईरान के पास जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, ईरान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी नहीं। अच्छा, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब हम पार्टनरशिप करें, उस पार्टनरशिप को बेसिस बना करके, लीव फ्रॉग करके हम अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी बनाएं, और इसमें हम सफल हुए हैं। आपको बताएं, जब ब्रह्मोस शुरू हुआ था तो नियरली पार्टनरशिप जो है हमारी 50-50 थी, और अब जो है सिर्फ 14% जो है टेक्नोलॉजी जो हमारी नहीं है, जो वहां से आती है। अच्छा। और इस सारे को हम चेंज कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्कोर्स में हो, चाहे इनवार में हो, चाहे आकाश में हो। आकाश में भी शुरू में हमने कुछ इजराइल से, कुछ और जगह से मदद ली थी, अब उसको हमने पूरा 99% हमारा अपना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करते, क्योंकि जैसे मान लिया जो कंपोनेंट की बात होती है, वो अगर बहुत जब तक मात्रा में नहीं बनाए तो आपको सस्ता नहीं पड़ता है, तो कॉस्ट कंसिडरेशन की वजह से आप लेते हैं और वो हमेशा मिलता भी रहता है। ऐड करूं इनमें? देखिए क्या होता है, जब जनरेशन की बात करते हैं, जैसे 6th जनरेशन, इंडिया शुड थिंक अबाउट 7th और 8th जनरेशन। 6th जनरेशन आप इससे ले लीजिए, आप इधर जाएंगे, इसलिए जाते हैं आप जब 6th जनरेशन की जब बात हो रही है, हम वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें चले जाइए, हमारी जनरेशन यहाँ नहीं रुकेगी। आपको एक लीप, और यही अब्दुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन कहलाते हैं। भारत आज मिसाइल के ऊपर में शक्ति है जो विश्व के अंदर, उनकी सोच थी ये, और उन्होंने ये कहा था भले ही हम साइकिल में लेके जाके मिसाइल को करेंगे टेस्ट, मगर हमारी सोच आगे रहेगी। इसके लिए आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे, जाने पड़ेंगे, घर के अंदर बैठ के नहीं कर सकते। कि हमने 110 मिसाइल, 110 राइफल की बात चल रही है, और वो फ्रांस से चल रही है। हमें समझना चाहिए ये 5th जनरेशन फाइटर, 4.5 जनरेशन फाइटर है। हम चाहते हैं कि ये राफेल भी आए। कुछ भी हमने सुना ऑपरेशन सिंदूर में, सब एक तरफ, और 110 राफेल और खरीदने की बात हम कर रहे हैं, नेवी खरीदने की बात कर रही है राफेल से, तो उसी कंट्री से हम अमलगमेशन कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, प्रोफेसर कलाम की बात आई है, तो प्रोफेसर कलाम ने कैसे शुरू किया, क्योंकि बात टेक्नोलॉजी की चल रही है। उन्होंने एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स प्रोग्राम बनाया, उसके अंतर्गत आपका आकाश बना है, त्रिशूल बना, उसी के अंतर्गत आपकी जितनी मिसाइल्स आप देखते हैं, अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज, ये सब उसी के अंतर्गत आई। उस प्रोग्राम को हमने बंद किया। उस प्रोग्राम को करने के लिए उन्होंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए। स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें एक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड था, और उसमें उनका DRDO का एक DRDL करके बना। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि किन किन की ये जो साइकिल में रॉकेटरी के संदर्भ में आज जो कहते हैं PK श्रीवास्तव सर कि हम उन देशों में से हैं जिसका कोई मैच नहीं है, तो आपको वो साइकिल वाला तस्वीर भी याद होगी, सारा भाई सर की वो तस्वीर, वो भी याद होगा। और आज जो कलाम सर को याद किया जा रहा है, वो भी इसीलिए याद किया जा रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र आपके किए हुए कंट्रीब्यूशन को हर पल याद रख रहा है। अगली खबर देखिए, ईरान की, अमेरिका इजराइल को चेतावनी। ईरान ने कहा दोबारा हमला हुआ तो विनाशकारी जवाब देंगे। आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हमें किसी भी हाल में रोकना संभव नहीं होगा। ये फिर से एक बयान आया है, और मुझे याद है कि मेजर गौरव आर्य ने एक बात कही थी, इनके बयान भी स्टेल्थ वाले होते हैं। हाँ, कि कई बार तो समझ में नहीं आते हैं क्यों आए हैं। लेकिन 2 दिन पहले आया था कि हम जो है समझौता करने को तैयार हैं। अभी देखा मामला कुछ बन नहीं रहा, बोले अब हम भी तैयार हैं। हाँ, तो बीच में समझौते की बात भी कर दो, और जैसे ही अगर उधर दाल गलती हुई तो नहीं लगे तो ये भी बता दो कि इस बार तो वो होगा, इससे पहले हुआ ही नहीं है। ये साई ऑप से बड़ा जरूरी होता है सर। बाकी हथियार और बाकी आपकी जो कैपेबिलिटी है एक तरफ, लेकिन जो ये मुंह चलाने की कला है ये भी बड़ी आवश्यक होती है। इसको आप कैसे देखते हैं सर फौज में? युद्ध रोकना, सीज फायर और पीस एग्रीमेंट, 3 बातें हैं। युद्ध रोकना तो उन्होंने युद्ध रोका है, और अभी सीज फायर भी नहीं किया है। वो उनके कह रहे हैं, जनरल्स कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं, उनके उपराष्ट्रपति जो है पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं ये युद्ध में नहीं रुका है, तो डरे हुए हैं, घबराए हुए, वही वाली बात हो गई। नहीं, मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं कि युद्ध में एक वाक कौशल भी एक बड़ा कौशल होता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वाक कौशल कि आपका जो वाक चातुर्य है, उससे भी आप बहुत कुछ। इस मामले में वाक चातुर्य के मामले में सर कौन से देश को आप सबसे बढ़िया पाते हैं? हथियार भले ना हो, लेकिन जुबान ऐसी चलाएगी लगे कि भाई साहब इससे खतरनाक आपका बगल पड़ोसी
आपने ऐसी बात कही, देखिए उससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा, पूरे हाफ दुनिया को खत्म कर देंगे, हाँ। आधे पाव एक पाव हिंदू को चेप मार देगा, मुस्लिम को छोड़ दे, ऐसी बातें आप सुनिए। ये तो वहीं से आती है ना। लेकिन वाक चातुर्य तो तब हुआ जब आप कुछ कर जाएं और आप पकड़ में ना आए, वो चातुर्य हुआ। लेकिन जहां पर आप सीधे सीधे एक्सपोज हो, रोज एक्सपोज हो, तो उसको क्या कहेंगे सर? अब ये उसको वाक क्या बड़बोला, हाँ। आई थिंक उससे अच्छा वाक शब्द है बेइज्जती। वाक बेइज्जती।